हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो में चैप्टर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्लियर करा दिया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को वहां जाकर के पहले देख लीजिए। उसके बाद इस पार्ट 3 को देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ही आपको सारे टॉपिक जो है ना वो याद हो जाएंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी भी अलग से वीडियो या किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद के ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे आज का पहला पॉइंट को, है ना, देखेंगे आज का पहला पॉइंट को। आज का पॉइंट है 4 वर्णों के परे अधीनता। 4 वर्णों के परे अधीनता मतलब ये है कि वर्ण को कितने भाग में बांटा गया था, 4, जिसमें से पहला ये बतला दिए थे कि पहले थे ब्राह्मण, है ना, उसके बाद थे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद थे वैश्य और उसके बाद थे शूद्र, है ना। और ये भी बतला चुके थे कि ब्राह्मण का कार्य क्या है, क्षत्रिय का कार्य क्या है, वैश्य का कार्य क्या था और शूद्र का कार्य क्या था। आज जो देखने वाले हैं वो है 4 वर्णों के परे अधीनता क्या क्या था। तो ब्राह्मणों वर्ग ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर माना। कुछ लोगों को वर्णों से भी क्या, ब्राह्मण लोग जो है इन्होंने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से भी बाहर माना और ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया। और ब्राह्मण मानते थे कि कुछ कर्म पवित्र होते हैं तथा कुछ कर्म जो है ना ये दूषित भी होते हैं। मतलब ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ काम जो है ना पवित्र होता है और कुछ जो है ना दूषित भी होता है, यानी कुछ सही भी होता है और कुछ गलत भी होता है। इसी में पवित्र जो है ना यज्ञ को माना गया, अनुष्ठान को माना गया, वेद को पवित्र माना गया, वेदों का अध्ययन इत्यादि ये सारे को पवित्र माना गया है। जैसे पवित्र में क्या आएगा, यज्ञ, अनुष्ठान, वेद का अध्ययन, ये सब पवित्र के अंतर्गत में आता है। वही ब्राह्मणों के द्वारा जो माना गया था पवित्र वो ये है कि यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, वेद का अध्ययन ये पवित्र है। लेकिन दूषित क्या था, है ना, तो चमड़े से संबंधित कार्य करना, शवों को उठाना और यानी कि क्या अंत्येष्टि, इसे जो है ना क्या दूषित माना गया, इसे खराब माना गया। जैसे चमड़े से संबंधित कोई भी कार्य को करना, शव जो है ना, शवों को यानी कि मृत शरीर को जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पर उठा करके करना, इसे जो है ना क्या दूषित माना गया था, इसे गलत माना गया था। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी तरीके से हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अलग से किताब या किसी भी अलग से वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगला पॉइंट है चंडाल। मरे हुए जानवर को छूने वाले को चंडाल कहा जाता है। मतलब अगर कोई भी जानवर अगर मर गया, मृत है, तो उस जानवर को एक जगह से दूसरी जगह पर यानी कि ले जा करके फेंकना या उसके खाल को उतारना, जिसको कार्य दिया गया था, जो ये कार्य को करते थे, उसी को चंडाल कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, चंडाल। जानवर के छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। चंडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर में रखा गया था। सबसे 4 वर्ण में जो है ना उस चारों से जो है ना सबसे नीचे रखा गया था। इस 4 वर्ण में जो है ना पहले कौन थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का काम क्या था, वेद का अध्ययन अध्यापन करना। दूसरा था क्षत्रिय, है ना, और क्षत्रिय का कार्य क्या था, तो दूसरा था क्षत्रिय, है ना, दूसरा कौन था, क्षत्रिय। और क्षत्रिय का कार्य था क्या, क्षत्रिय का कार्य था शासन करना, लोगों का रक्षा करना। तीसरा था शैव, और शैव के क्या कार्य क्या था, तो शैव का कार्य था क्या करना, व्यापार करना, है ना, व्यापार करना। और उसके बाद आता है शूद्र,
और शूद्र का कार्य था क्या? शूद्र का कार्य था ये तीनों वर्णों का सेवा करना, तीनों का सेवा करना। लेकिन इन सब ये सब चारों से भी अलग रखा गया था, किसे? चंडाल को रखा गया था। ठीक है, ये चारों वर्णों से समाज में सबसे निचले स्तर पर चंडाल को रखा गया था। और ब्राह्मण चंडालों को छूना देखना भी अपवित्र मानते थे। मतलब ये है दोस्तों कि ब्राह्मणों का जो है ना ये मानना था कि चंडाल को अगर छूते हैं या उसे देखते हैं तो अपवित्र हो जाएंगे। चंडाल को छूने से देखने से अपवित्र माना जाता था। चंडाल को गांव के बाहर रहना होता था। चंडाल कहाँ रहेंगे? तो चंडाल को गांव के बाहर रहना है ना, कहाँ? गांव के बाहर रहना, क्योंकि इन्हें अगर ब्राह्मण अगर देख लिए तो देखने से और छूने से दोनों से ये क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए चंडाल को रहना कहाँ था? तो चंडाल गांव से बाहर। यह लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। चंडाल लोग जो है ना, जो बर्तन जो फेंक दिया जाता है, जो बर्तन को खराब मान लिया जाता है, उस फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल किया करते थे, है ना। फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे कौन? तो चंडाल लोग। ठीक है, मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे का आभूषण पहनते थे। मरे हुए कपड़े, मरे हुए जो भी व्यक्ति अगर मर गया है तो उसके मरे हुए का कपड़ा, है ना, और लोहे का आभूषण पहना करते थे कौन? चंडाल लोग। किसका आभूषण? तो लोहे का आभूषण पहना करते थे। ठीक है दोस्तों, लोहे का आभूषण को पहना करते थे। ठीक है, याद रखेंगे। और यह जो है रात में गांव और नगर से चलने की अनुमति इन्हें नहीं थी। रात में जो है ना कोई भी गांव या कोई भी नगर से चलने की अनुमति इन्हें नहीं थी, क्योंकि अगर चलेंगे तो कोई भी लोग इसे देख लेगा और जो देख लेगा ना वो क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा, ऐसा मानना था। ठीक है, चंडाल को देखने से उसके जो है ना जो परछाई जो होती है उसको भी देखने से जो है ना अपवित्र माना जाता था। परछाई को देखने से भी अपवित्र माना जाता था। तो गाँव में रहना और नगर में चलना, गाँव में चलने की अनुमति रात के समय में इसके पास में नहीं थी। मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था। किसे? चंडाल का, है ना। चंडाल को ही जो है और कार्य क्या था? मृत जानवरों को उठाना, मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार भी करना पड़ता था। और वे जो है क्या, यानी कि वधिक के रूप में जो है ना काम करते थे, है ना। किस रूप में? वधिक के रूप में कार्य को किया करते थे। ठीक है, और ये जो है चीनी बौद्ध भिक्षु फाशियन के अनुसार, यानी कि क्या, चीन के जो है ना बौद्ध भिक्षु थे, चीन के यानी कि कहाँ के? तो याद रखेंगे फाशियन जो है ना कहाँ के यात्री थे? तो फाशियन जो है ना चीन के यात्री थे। कहाँ के? चीन से आए थे। कहाँ? भारत आए थे, है ना। और चीन से ये बौद्ध भिक्षु थे, ये जो है ना बौद्ध धर्म को जानने और समझने के लिए भारत आए थे। ठीक है, भारत आए थे। तो देखते हैं आगे क्या है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे है, अस्पृश्य लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था। मतलब जो चंडाल लोग हैं वो जब सड़क पे जब चलेंगे तो उसे चलते हुए जो है ना हाथ में लाठी या डंडा लेकर के उसे चलना पड़ता था, ताकि वो चले तो ठक ठक की आवाज़ आए और उसे समझ जाए कि चंडाल लोग जा रहे हैं और उसे देखने से बच जाए। ठीक है, जिसने अन्य लोगों ने देखने के दोष से बच जाए। चीनी यात्री सोबेन तसांग के अनुसार ये वधिक और सफाई करने वाले लोग शहर के बाहर रहते थे, है ना। मतलब यह है कि एक और यात्री थे जो कि चीन के यात्री थे, नाम था सोबेन तसांग, और इनके अनुसार सफाई के कार्य करने वाले लोग शहर के बाहर में रहा करते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है संपत्ति पर अधिकार। संपत्ति पर अधिकार पॉइंट को अगर देखें तो इसमें पहला आता है लैंगिक आधार पर और उसके बाद वर्ण के आधार पर। मतलब ये कि संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष के भिन्न अधिकार लैंगिक के आधार पर होता था। मतलब मनुस्मृति के अनुसार, किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार अगर देखें तो संपत्ति पर किसका अधिकार? ये संपत्ति को अधिकार जो है ना दो भाग में बांटा गया था, एक लैंगिक के आधार पर और एक वर्ण के आधार पर। और मनुस्मृति के अनुसार देखेंगे, मनुस्मृति के अनुसार पिता की जायदाद का माता पिता के मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकार होता था। पिता की संपत्ति पर स्त्री हिस्सेदार की मांग नहीं कर सकती थी और विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उन पर ही स्त्री का अधिकार होता था। इसे स्त्री धन कहा जाता है, इसे स्त्री धन कहा जाता है। मतलब ये कि पिता और माता की अगर मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद जो है ना पुत्र में जो है ना जितने भी संपत्ति जो होती थी उसे बराबर भाग में बांट दिया जाता था, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र थे, जो सबसे बड़े पुत्र होते थे, उसे विशेष अधिकार प्राप्त
होता था। पिता की संपत्ति पर स्त्री का हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। स्त्री को जो है ना हिस्सा नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ पुत्र को हिस्सा मिल सकता था, लेकिन पुत्री को हिस्सा नहीं मिल सकता था। विवाह के समय जो है ना उपहार में जो भी स्त्री को मतलब पुत्री को जो भी मिल जाता था उसी पर जो है ना उसका अधिकार होता था और इसे स्त्री धन कहा जाता है। मतलब यह है कि विवाह के समय जो है ना पुत्री को जो भी उपहार मिलता था और उसी पर जो है ना उसका अधिकार होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद उसको जो है ना इस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता था। ठीक है, और ये विवाह के समय जो उपहार में जो भी अधिकार जो भी मिलता था उसी को स्त्री धन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, इस पर अनेक पति का कोई भी जो है यानी कि इस पर उनके पति का कोई भी अधिकार नहीं होता, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्री को अपने पिता के आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने की विरोध चेतावनी दी जाती है। कुछ लक्ष्य प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले हैं, जिससे पता लगता है कि प्रभावती गुप्त संसाधन पर अधिकार रखा करती थी। अन्य संसाधन पर अधिकार रखा करती थी। आगे देखेंगे, ऐसे कुछ परिवार में हो सकता है ना, लेकिन समान जमीन, पशु, धन और पुरुष का नियंत्रण था, है ना। मतलब जितने भी जो है जमीन, पशु और धन जो है उस सब पर नियंत्रण किसका होता था? पुरुष का नियंत्रण होता था। ठीक है, किसका नियंत्रण होता था? पुरुष का नियंत्रण होता था। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। अगला पॉइंट, संपत्ति का अधिकार मतलब यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का साधन था तीनों उच्च वर्ण की सेवा करना। शूद्र का कार्य क्या था? तीनों वर्णों का सेवा करना, जिसमें से कौन कौन सा हो जाएंगे? 30 में से एक हो जाएंगे ब्राह्मण, दूसरा हो जाएंगे क्षत्रिय, है ना, और तीसरा हो जाएंगे वैश्य। और ये तीनों का क्या करना? तीनों का सेवा करना काम किसका था? तो शूद्रों का होता था। ठीक है, तीन उच्च वर्णों के पुरुष के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य को चुनने का संभावना भी यानी संभावना थी। ठीक है, समाज में देखेंगे तीन उच्च वर्णों के पुरुष के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य को चुनने की संभावना थी। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति अधिकतर जो है ना समृद्ध थी, और ब्राह्मण यानी क्या, और जो है ब्राह्मण ग्रंथ धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का उचित बताया जाता है। धर्म व्यवस्था का उचित बताया जाता है। देखेंगे आगे पॉइंट क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी टॉपिक ना छूटे और सभी टॉपिक सही तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या है। आगे है, लेकिन बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, है ना। एक वैकल्पिक कौन सी पॉइंट? एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। समाज में सदैव वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता था जिसके पास अधिक संपत्ति हो, है ना। मतलब यह है कि समाज में हमेशा वह व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता था जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो दानशील हो, है ना, जो दान करता हो, जो दयालु हो, उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। कौन से धर्म के अनुसार? तो बौद्ध धर्म के अनुसार पर। आगे है, जो व्यक्ति समय के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है वह घृणा का पात्र होता था। जो भी व्यक्ति खुद के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है वह घृणा का पात्र होता था। वो व्यक्ति को अच्छे नहीं माने जाते थे। ठीक है ना। और प्राचीन तमिलकम यानी कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जहां ऐसे साहित्यिक लेख देखने को मिले हैं। ठीक है, जिनमें इन आदेशों का संजोया गया है। ये जो तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश से जो है ना यानी कि लेख मिले हैं, इनमें जो है ना ये सारे आदेश को लिखा गया है। इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी, है ना। कौन कौन से क्षेत्र में? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कितने वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने और लिखने वाले कवियों के कवियों के आश्रयदाता होते थे, आश्रयदाता हुआ करते थे। तमिलनाडु यानी कि क्या?
तमिलकम यानी तमिलनाडु, दक्षिण भारत का प्राचीन नाम तमिलकम है ना। दक्षिण भारत का याद रखेंगे कि जो दक्षिण भारत है उस दक्षिण भारत का जो है ना प्राचीन नाम क्या था, तमिलकम, है ना। क्या नाम था, तो याद रखेंगे इसका नाम था तमिलकम, है ना। क्या नाम था, तमिलकम नाम था। उसके बाद आता है दक्षिण के राजा तथा सरदार। देखेंगे दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ, है ना। और तमिलकम यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तमिलकम क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। कौन कौन से तमिलकम क्षेत्र के अंतर्गत में, यानी कि दक्षिण वाला क्षेत्र को प्राचीन काल में तमिलकम कहते थे, और तमिलकम के अंतर्गत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, है ना, वाले क्षेत्र जो है ना आया करते थे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं आगे है। उस क्षेत्र में चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारी अस्तित्व में आई, और यह राज्य जो है ना काफ़ी जो है ना समृद्ध थे, बहुत शक्तिशाली थे। तमिल भाषा में प्राप्त संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंध का चित्रण देखने को मिलता है। धनी यानी कि याद रखेंगे कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में, तो तमिल भाषा में किया गया है। और धनी और निर्धन के बीच विषमता जरूरी थी, लेकिन समृद्ध लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह जो है ना मिल बांटकर इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट जो है ना ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, है ना। और ये था चैप्टर 3 का पार्ट 3, है ना। चैप्टर 3 का पार्ट 3 था। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।